नमस्कार साथियों, आज के सेशन में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने इंटेलिजेंस जो टॉपिक है उसकी डिफरेंट जो बुद्धियां दे रखी है सिलेबस में, उनके बारे में डिस्कस किया था। आज ये बुद्धि वाला जो टॉपिक है उसका पार्ट 5 है और आज इसका एंडिंग हो जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी सिलेबस में टॉपिक्स दे रखे हैं उनको हम थोड़ा सा गहराई से डिटेल से पढ़ने की समझने की कोशिश करें, ताकि एग्जाम में ऐसा ना हो कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ जाओ और जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे अलग अलग डायमेंशन में और आप उनको समझ नहीं पाओ। पहले क्या है, 2 नंबर के क्वेश्चन आते थे, अब सारे के सारे 5 नंबर के आएंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन में आपके पास लिखने के लिए कंटेंट होना चाहिए। यदि आपकी चीज़ें याद नहीं है, आपने एक बार पढ़ी है, देखी है, समझी है, तो यदि धूमिल याददाश्त भी आपकी रहेगी तो कुछ ना कुछ तो आप लिख दोगे। लेकिन यदि आपने उसके बारे में कुछ सुना ही नहीं है तो आप लिखने में असमर्थ रहोगे। इसलिए हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में कुछ बुद्धियों के बारे में डिस्कस कर लिया था, जिसमें कि एक तो हमारी थी संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, एक थी सोशल यानी सामाजिक बुद्धि, एक है इमोशनल इंटेलिजेंस, एक है सांस्कृतिक यानी कल्चरल इंटेलिजेंस। आज हम 2 बुद्धियों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें से 5वीं जो हमारी है प्रशंसात्मक यानी एप्रिशिएटिव इंटेलिजेंस, ये हमारे सिलेबस में नया इंक्लूड किया गया है, पहले नहीं था। इसके बाद हम करेंगे आध्यात्मिक बुद्धि। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, इस तरह से इंटेलिजेंस वाला टॉपिक है वो हमारा समाप्त हो जाएगा। अब सबसे पहले देखते हैं प्रशंसात्मक बुद्धिमत्ता यानी एप्रिशिएटिव इंटेलिजेंस। एप्रिशिएट जो शब्द है, इसे किसी ने अच्छा कार्य किया हो और हम उसकी प्रशंसा करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं कि वाह आपने बहुत अच्छा कार्य किया, इसी को एप्रिशिएटिव बुद्धि कहते हैं। यानी कि हमें कब किसकी कैसे कहाँ प्रशंसा करनी चाहिए, यही इस बुद्धि में बताया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एप्रिशिएटिव जो इंटेलिजेंस है, इसकी अवधारणा है वो 2006 में एक पुस्तक आई थी, एप्रिशिएटिव इंटेलिजेंस सीइंग द माइटी ओक इन द एकॉर्न। इस बुक के माध्यम से सबसे पहले कैरोल मैटेजकर है, इन्होंने, और प्रोफेसर टोजो थेचेन केरी, इन्होंने, इन दोनों ने मिलकर ये बुक प्रकाशित करी थी और एप्रिशिएटिव इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले दुनिया के सामने रखा था। ठीक है, इसके बाद क्या है कि एप्रिशिएटिव इंटेलिजेंस यानी एआई प्रशंसात्मक बुद्धिमत्ता होती क्या है। देखो भाई, इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि प्रशंसात्मक बुद्धिमत्ता जो है किसी भी परिस्थिति में, ये ध्यान से समझना, किसी भी परिस्थिति, एक ये कीवर्ड है, ये ध्यान से समझ लेना, किसी भी परिस्थिति में, यहां तक कि चुनौतियों में भी। अब देखो, परिस्थिति कैसी भी हो इंसान के जीवन में और कोई बड़ी से बड़ी चुनौती हो, सकारात्मक संभावनाओं को देखने और उन्हें साकार करने का कौशल है। यह समस्याओं के बजाय शक्तियों और संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। 3-4 चीजें हैं। एक तो परिस्थिति कोई भी हो, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई भी फेज चल रहा हो और कैसी भी सिचुएशन हो और कैसी भी चुनौती हो, परिस्थिति कैसी भी हो और चुनौती भी कैसी हो, आपको सकारात्मक संभावनाओं को देखना है कि यदि आपके जीतने का चांस, किसी काम को करने का चांस 0.01% भी हो तो आपको उसके प्रति आशावान रहना है। ठीक है, उन्हें साकार करने का कौशल है। यह समस्याओं के बजाय शक्तियों और संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन अब ये तो है एप्रिशिएटिव इंटेलिजेंस। आजकल आप देख रहे होंगे मीडिया में, सोशल मीडिया में 99% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ समस्याओं की बात करते हैं। वो निराशावादी है, वो देश में हजारों प्रकार की समस्या बता देंगे। देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, ये है, वो है। उनको 1% संभावना नजर नहीं आ रही। समस्या दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है, कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।
किसी के फिजिकल है, किसी के फाइनेंशियल है, किसी के सोशल है कि समाज में कुछ हो गया है, समाज वाले तवज्जो नहीं दे रहे हैं, समाज वाले गाली निकाल रहे हैं, किसी के फैमिली प्रॉब्लम्स है, किसी के शरीर की प्रॉब्लम है, किसी के मेंटल प्रॉब्लम है, किसी के इमोशनल प्रॉब्लम है, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है। तो प्रॉब्लम तो रहती है, लेकिन एप्रिशिएटिव इंटेलिजेंस ये कह रही है कि समस्याओं के बजाय शक्तियों और संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि यदि संभावना बिल्कुल नगण्य भी हो तो उसी पे ध्यान केंद्रित करो। ठीक है, तो जो थेचेन केरी और कैरोल मैट्चकर द्वारा विकसित इस बुद्धिमत्ता का अर्थ है छोटे बीज में छिपे विशाल वृक्ष को देखना। अब देखो भाई, अब आप ऐसा देखो, मैं कई बार बताता हूं बच्चों को कि एक सीड थ्योरी आती है, सीड प्रिंसिपल भी कहते हैं इसको, प्रिंसिपल। अब ये सीड थ्योरी या सीड प्रिंसिपल क्या है? देखो, आपको कई बार ऐसे लगता होगा कि भैया लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ सीड थ्योरी या सीड प्रिंसिपल काम करता है कि आपने कई बार खेत में देखा होगा कि आपने एक बीज है किसी भी फसल का, वो बीज आपने रोप दिया, 3-4 दिन आपको ऐसे लगेगा कि भैया कुछ नहीं हो रहा है, कि बीज कोई प्रतिक्रिया कर नहीं रहा है। आपने सुबह बीज रोपा, आपने शाम को देखा खेत में कुछ नहीं हुआ, सुबह देखा दूसरे दिन फिर कुछ नहीं हुआ, फिर शाम को देखा, फिर आप रात को सो गए, फिर आप सुबह उठ के देखोगे तो आप देखोगे इतने इतने बड़े जो पौधे हैं वो निकले होंगे। इसी को सीड थ्योरी कहते हैं, इसी को कहते हैं, ध्यान से समझना, इसी को कहते हैं छोटे बीज में छिपे विशाल वृक्ष को देखना। कि आपको बीज छोटा सा लगेगा, लेकिन आपको ये मत देखो बीज छोटा सा है, संभावना बहुत कम है, लेकिन उसी बीज से बरगद का पेड़ बनता है, उसी बीज से आम का वृक्ष बनता है, उसी बीज से जितने भी विशाल वृक्ष हैं वो उसी बीज से बनते हैं। ठीक है, तो अब एक चाइना में है चाइनीज बेम्बू थ्योरी। अब चाइनीज बेम्बू थ्योरी क्या कहती है कि चाइनीज बेम्बू जो होते हैं उनकी जो इतनी बड़ी एक शाखा होती है वो रोप देते हैं काट के, जिसको पेड़ी कहते हैं। अब वो क्या करते हैं कि वह रोप दिए, अब वो 3-4 साल तक कुछ नहीं बढ़ेगा, उसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर 4-5 सप्ताह में ही वो 90 फुट तक बढ़ जाता है। मतलब 3-4 साल तक आपको लगेगा ये फालतू में लगा रखा है आपने, लेकिन फिर 3-4 साल बाद आप देखोगे तो सिर्फ 4-5 सप्ताह में ही वो 90 फीट बढ़ जाता है। तो इसी को बोलते हैं चाइनीज बेम्बू थ्योरी। तो कई बार हमें ऐसे लगता है लाइफ में कुछ नहीं हो रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होता है, कुछ ना कुछ हो रहा होता है। लेकिन हम हमारी जो मैक्रो आइज हैं, ये वृहद आंखें हैं, इनसे हम उनको देख नहीं पाते। और माइक्रो जो विजन है, माइक्रो लेवल की जो दृष्टि है, आंखें हैं, वो लोगों के पास होती नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें देखनी होती है, ऊपर ऊपर से चीजें देखनी होती है। जंगल को उड़ता हुआ पक्षी देखेगा, वो ऐसा लगेगा सब कुछ हरा हरा है, वाह कितना शानदार दृश्य है। लेकिन जब जंगल के अंदर जाओगे ना, तब आपको मिलेंगे शेर, हाथी, चीता, भगेरे, ये जो जंगली जानवर है खतरनाक वाले, वो अंदर मिलेंगे। तो ऊपर ऊपर से देखते हैं, इसलिए उनके समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें यही बात कही गई है कि छोटे बीज में छिपे विशाल वृक्ष को खोजना, अवसरों को उजागर करने के लिए वास्तविकता को नए सिरे से परिभाषित करना और नवाचार एवं विकास के लिए शक्तियों का उपयोग करना। इसमें व्यक्तियों और संगठनों में लचीलापन विकसित करने और सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सकारात्मक पूछताछ, पुनर्परिभाषित करना और संवाद जैसी पद्धतियां शामिल होती हैं। अब ये क्या क्या है वो हम आगे बात करेंगे, इनको डिटेल में आगे देखते हैं। प्रशंसात्मक बुद्धिमत्ता एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति, विचार या व्यक्ति में छिपी हुई सकारात्मक संभावनाओं को पहचानता है। ध्यान से समझना,
एप्रिशिएटिव इंटेलिजेंस एक ऐसी क्षमता है, एक ऐसी एबिलिटी, कैपेसिटी है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में या किसी भी विचार में और किसी भी व्यक्ति में, ध्यान से समझना, किसी भी परिस्थिति में कि भैया अब तो बचने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी वो संभावना तलाश लेता है, किसी भी विचार में और किसी भी व्यक्ति में। ये तीन चीज ध्यान रखना। कई बार आपने सुना होगा लोगों से, ये परिवार में भी सुना होगा माता पिता से, कि तू कुछ भी न्याल नहीं कर सकता, तुम कुछ भी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये जो है ये एप्रिशिएटिव इंटेलिजेंस के विपरीत थॉट है। यदि आप लाइफ में 10 बार भी हार जाते हो और कोई आपकी पीठ के ऊपर हाथ रख के कहे कि बेटा कोई बात नहीं, मुझे पता है तू एक दिन बहुत अच्छा करेगा, इसी को कहते हैं एप्रिशिएटिव इंटेलिजेंस। समझ गए? लेकिन ऐसे लोग कम मिलते हैं। लोग ताक में रहते हैं कि भाई कब आप गलती करो और कब उनको छींटा कसी करने का मौका मिल जाएगा। को पहचानता है और उन्हें वास्तविक परिणामों में बदलता है। यह सिर्फ आशावाद यानी ऑप्टिमिज्म नहीं है, बल्कि वास्तविकता पर आधारित एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है। ठीक है, देखो भाई, अब आप आईएएस की तैयारी करो, आरएएस की करो, अदर किसी एग्जाम की तैयारी करो, आपको लग रहा होगा कि भाई पहाड़ जैसा रास्ता है। 2-3 बातें हैं। पहली बात, आज से पहले जो बने हैं और आज के बाद जो बनेंगे वो आपकी तरह के ही इंसान हैं। जब वो पैदा हुए थे उनको कुछ नहीं आता था सिवा रोने के। पैदा होने के बाद उनको प्रत्येक चीज सिखाई गई है कि बेटा मम्मी बोल, पापा बोल, बाबा बोल, दादी बोल, चाचा बोल, भैया बोल। फिर वो स्कूल में जाने लगा, बेटा ये ए होता है, ये बी होती है, ये सी होती है। तो प्रत्येक चीज सिखाई गई है जैसे आपको सिखाई गई है। तो इसलिए कहा गया है कि माँ के पेट से कोई भी सीख के नहीं आता। लेकिन जब हम लाइफ में बार बार असफल होते हैं तो लोग हताश हो जाते हैं, उनको खुद के अंदर भी संभावनाएं हैं वो नजर नहीं आती हैं। तो खुद के अंदर भी संभावना खोजना आशावाद से नहीं, वास्तविकता के साथ, वही क्या है, एप्रिशिएटिव इंटेलिजेंस है। आगे देखते हैं भाई, एप्रिशिएटिव इंटेलिजेंस के जो मेन कंपोनेंट है यानी मुख्य घटक है वो कौन कौन से। तो इसके 3 मुख्य स्तंभ होते हैं भाई। एक तो है सकारात्मकता की सराहना, एप्रिशिएटिंग द पॉजिटिव्स, पुनर्फ्रेम करना, रीफ्रेमिंग, फिर भविष्य की कल्पना, सीइंग हाउ द फ्यूचर अनफोल्ड्स फ्रॉम द प्रेजेंट्स। 3 चीजें हैं, सकारात्मकता की सराहना, पुनः फ्रेम करना और भविष्य की कल्पना करना। ऐसा कहते हैं बड़े बड़े विद्वान जो हैं, जो अफर्मेशन जानते हैं और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं, लॉ ऑफ वाइब्रेशन जानते हैं, कि जैसा आप बनना चाहते हो, जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हो, किसी व्यक्ति के जैसा आप बनना चाहते हो, किसी पद पे आप जाना चाहते हो, कोई पोजीशन आप हासिल करना चाहते हो, तो पहले तो वैसा सोचो, फिर वैसा फील करो। आप जिंदगी में कितने भी हताश हो, कितने भी निराश हो, लेकिन लाइफ में हर जगह जब कोई व्यक्ति मरने वाला भी होता है 100 साल का होके, तो भी उसको आशावादी होना चाहिए कि अभी मैं और जीऊंगा। तो यही है 3 चीजें। सकारात्मकता की सराहना का क्या मतलब है कि किसी भी स्थिति में जो चीज सही काम कर रही है या जो सकारात्मक है उसे पहचानने की क्षमता, कि यदि आपके सारे दरवाजे बंद हो जाएं, सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो कोई ना कोई खिड़की या रोशनदान ढूंढना जीवन में, तो कहीं ना कहीं तो आपको कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा बाहर निकलने का। ठीक है, पुनर्फ्रेम करना, रीफ्रेमिंग क्या है, चुनौतियों को या नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को एक नए सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना ताकि समाधान खोजा जा सके। अब मान लीजिए आपको कोई मैथ की कोई भी इक्वेशन या समीकरण दे दिया गया। अब भैया कोई भी समीकरण है, देखो ध्यान से समझना ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कोई भी समीकरण है, इसको आज तक किसी ने सोल्व नहीं किया, आज तक किसी ने सोल्व नहीं किया, लेकिन ध्यान से समझना,
दुनिया में ऐसी कोई पर्सन या समीकरण एग्जिस्ट नहीं करता जिसका समाधान ना हो, जिसका सॉल्यूशन ना हो, क्योंकि उत्तर उसी चीज का होता है जिसका प्रश्न हो, और प्रश्न भी उसी चीज का होता है जिसका उत्तर हो। जरूरी नहीं है कि कोई चीज अब तक जानी गई हो, पहचानी गई हो या खोजी गई हो। खोज और आविष्कार में अंतर आप जानते हो कि जो चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है लेकिन आज तक किसी ने उसको देखा नहीं है, महसूस नहीं किया, पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है, यानी दुनिया के सामने वो नहीं आई है, उस चीज को यदि पहली बार दुनिया के सामने आती है तो उसको खोज कहते हैं, डिस्कवरी कहते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जब खोजी गई थी, क्या उससे पहले वो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी? कर रही थी। और आज भी क्या पता ऐसी कोई सभ्यताएं हो जो अब तक खोजी गई सबसे प्राचीन सभ्यता से भी प्राचीन हो, क्या पता खोजी नहीं गई हो। तो ऐसे ही हमें लाइफ में क्या करना है, समाधान खोजना है। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई दुनिया में समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। ठीक है, फिर भविष्य की कल्पना। देखो, वर्तमान की खूबियों और संभावनाओं का उपयोग करके भविष्य में होने वाले विकास का अनुमान लगाना कि भैया आप यहाँ से जयपुर से दिल्ली तक दौड़ रहे हो और आपको पता है कि भाई आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहे हो, और आपको ये भी पता है कि जयपुर से दिल्ली के बीच की दूरी 260 किलोमीटर है। अब 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो कि भैया आप 5-5.5 घंटे में पहुंच जाओगे। तो आपकी जो स्पीड है ना, आपकी जो एक तरह से इंटेंसिटी है, तीव्रता है, उसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हो कि भैया आपकी लाइफ में क्या क्या संभावना है और भविष्य में आप कहां तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ये थे 3 घटक। तो ये 3 घटक है, ये आपको याद रखने। देखो, ये चीजें आप लिख दोगे मेरे को पता है, लेकिन आपसे पूछे प्रशंसात्मक बुद्धिमत्ता के 3 प्रमुख घटक बताइए, तो 3 शब्द ध्यान रखना: सकारात्मकता की सराहना करना, पुनर्फ्रेम करना और भविष्य की कल्पना करना। ऐसे 3 चीजें हैं, ये 3 ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, व्यवहारिक उपकरण है, बिहेवियरल टूल्स क्या हैं प्रशंसात्मक बुद्धि के। देखो भाई, अपनी दैनिक दिनचर्या में इन तरीकों का अभ्यास करके प्रशंसात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकते हैं। ये टूल्स हैं, एक तो सकारात्मक पूछताछ यानी पॉजिटिव इंक्वायरी, एक सकारात्मक संवाद पॉजिटिव डायलॉग्स, और सकारात्मक प्रतिबिंब पॉजिटिव रिफ्लेक्शन। ठीक है, सकारात्मक प्रतिबिंब का मतलब ये है कि आप खुद को देखो उस जगह पे। ठीक है, आप आईएएस बनना चाहते हो, आप किसी आईएएस को देखो, वो एक मंच पे है, स्पीच दे रहा है, कुछ बता रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं, आप खुद को वहां फील करो, इसको बोलते हैं सकारात्मक प्रतिबिंब। ऐसे सवाल पूछे जो कमियों की बजाय संभावनाओं और ताकत पर केंद्रित हो। अब ये सवाल देखो भाई, आप खुद से भी पूछ सकते हैं और दूसरों से पूछ सकते हैं। मैं कई बार बच्चों को कहता हूं कि भैया आप एक डायरी बनाइए और डायरी में 3-4 चीज कीजिए। पहला, आपको आपके प्रोस एंड कॉन्स लिखने हैं। आपको प्रोस एंड कॉन्स लिखने हैं, क्या आपके खूबियां हैं, क्या आपकी कमियां हैं। इस खूबी वाली लिस्ट को आप धीरे धीरे बढ़ाइए और कमी वाली लिस्ट को धीरे धीरे घटाइए। एक तो आपको ये काम करना है। दूसरा काम क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है 10 ऐसी चीजें जो आपको लाइफ में अचीव करनी है। अब लाइफ में अचीव करने के लिए 10 चीजें हैं, जैसे भाई आपको नौकरी लगना है, बंगला बनाना है, गाड़ी लाना है, शादी करनी है, विदेश घूमना है, महंगे फोन लाने हैं, कपड़े लाने हैं, ये करना है, वो करना है। एक लिस्ट बना लीजिए और फिर लगाइए 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल ये कहता है कि 20% चीजें ऐसी हैं जिसका 80% रिजल्ट निकलता है और 80% ऐसी है जिनका 20% निकलता है। तो 10 में से 2 चीजें ऐसी चूज कर लीजिए कि भाई पढ़ाई और कैरियर, ये 2 चीजें हो जाएंगी, तो बाकी की 8 चीजें यानी 80% चीजें अपने आप ही आ जाती हैं। ठीक है, तो यही इसमें है कि संभावनाओं और ताकत पर क्या करना है, ध्यान केंद्रित करना है। रचनात्मक और आशावादी बातचीत करें और सहयोग को ये बढ़ाती है। ये सकारात्मक संवाद क्या करता है, हमेशा क्रिएटिव और जो एक आशावादी पॉजिटिव जो बात है वो आपके क्या करती है, सहयोग को बढ़ाती है। कई बार हम क्या करते हैं, दूसरों से जाके, आजकल मैं देख रहा हूं यूट्यूब पे ऐसे एक डर का माहौल चल रहा है।
आरएस की तैयारी करने के लिए ऐसे एक डर का माहौल कि अब तो पता नहीं आरपीएससी क्या ही करेगी, अब तो सिलेबस तो आपको कुछ और दे दी और पूछेगी आपसे कुछ और। अब शायद हो सकता है आपके पेपर में रॉकेट साइंस आ जाए कि रॉकेट का निर्माण करके दिखाइए, ठीक है, ये आपको डरा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, हो सकता है पेपर का लेवल थोड़ा टफ आ जाए, लेकिन पद तो फिर भी भरे जाएंगे, पास तो फिर भी होंगे। यदि कट ऑफ गिरती है तो सबकी गिरेगी, वो आपकी कोई अलग से नहीं है। एक वो मूल किताब वाला मुद्दा चला था कि मूल किताबें पढ़िए, मूल किताबें पढ़िए। क्या होती है मूल किताबें? जो भी कोई कोचिंग वाला नोट्स बना रहा है, कोई संदर्भ ग्रंथ है, वो भी तो बेचारा कहीं से बना रहा होगा। अगर खानवा का युद्ध हुआ था तो कोई मूल किताब वाला कहीं देखने गया था? नहीं देखने गया था। उन्होंने भी तो कहीं ना से बनाई है। तो किताबें ऐसे बनती हैं। कोई भी किताब अपने आप में 100% नहीं होती। नथिंग इज परफेक्ट, नथिंग इज परमानेंट। लेकिन आपको डराया जा रहा है, क्योंकि व्यापार तीन ही चीज का है, आवश्यकता, डर और लालच। अब आपको डराया जा रहा है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आप डर रहे हो। तो डरना नहीं है। और इसलिए कई बार क्या है, आप एक दूसरे से बात करते हुए भी कह दो कि यार अब तो मुश्किल लग रहा है भाई साहब, अब तो आरएस बनना मुश्किल लग रहा है। ऐसा नहीं करना है। सकारात्मक प्रतिबिंब क्या है? अतीत के अनुभवों का विश्लेषण करे और सकारात्मक क्षणों से सीखे। देखो भाई, आपने पास्ट में जो गलतियां करी हैं या कुछ अच्छा किया है, जैसे मान लो पिछले एग्जाम में आप फेल हो गए, तो आपको एक एनालिसिस करना है कि भाई पिछले एग्जाम में मैंने क्या क्या चीजें सही करी थी, उसको और बढ़ाना है, और क्या क्या चीजें हैं जो मैंने गलत करी थी उसको रोकना है। तो यदि आप अतीत का विश्लेषण करेंगे तो आपका भविष्य अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ये सीधी सीधी एक मेरी तरफ से फ्री राय है, ठीक है। प्रशंसात्मक बुद्धिमत्ता यानी एप्रिशिएटिव इंटेलिजेंस के प्रमुख सिद्धांत और मॉडल क्या क्या हैं? देखो भाई, सबसे पहले इसके प्रमुख सिद्धांत की प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो है कुछ बुनियादी सिद्धांतों पे काम करती है। सकारात्मकता का सिद्धांत, सृजनशीलता का सिद्धांत, सराहना से मूल्यवर्धन और पुनर्संरचना का सिद्धांत। देखिए अब ये क्या क्या है। सकारात्मकता का सिद्धांत ये कहता है कि वर्तमान स्थिति चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण हो, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ सकारात्मक या उपयोगी छिपा होता है। जहर है वो खराब है मानव जीवन के लिए, लेकिन आपको ये भी तो पता है ना, जहर से कुछ मेडिसिन भी बनती हैं। समझ रहे हो कि उसको बिल्कुल ही आप 100% खराब करके दरकिनार ही कर दो, ये गलत है। फिर सृजनशीलता का सिद्धांत क्या है? यह केवल समस्या को सुलझाने तक सीमित नहीं है, बल्कि नए विचारों, ऊर्जा, संभावनाओं को जन्म देने पर केंद्रित है। आपको मैंने MKO बताया था। MKO कई बार हम क्या करते हैं, हर इंसान की एक सोचने समझने की जो क्षमता है उसकी एक लिमिट होती है कि वो किसी चीज को कहां तक सोच सकता है। मैंने बहुत से टीचर्स देखे हैं, इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमी में GDP पढ़ा रहे हैं, आधी अधूरी परिभाषा बताते हैं। उनको कईयों को ये नहीं पता कि व्हाट इज डोमेस्टिक बाउंड्री, घरेलू सीमा क्या होती है। कईयों को ये नहीं पता अंतिम मूल्य क्या होता है। कईयों को ये नहीं पता अंतिम वस्तु और सेवा क्या होती है। तो लेकिन वो पढ़ा रहे हैं क्योंकि किताब में जितना लिखा हुआ है उतना पढ़ लिया, उससे आगे वो समझ नहीं पाए उस चीज को। इसलिए तो कई बार ऐसा देखा गया है कि आपको क्या करना है, नए विचार, ऊर्जा और संभावनाओं को जन्म देने वाली चीजों पर केंद्रित करना है ध्यान। MKO क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर्स, ज्यादा ज्ञानी, दूसरे जो आपसे ज्यादा ज्ञानी है उनके विचार लो आप। यदि आपको गाइडेंस चाहिए तो कोई अच्छा जो गाइडेंस प्रोवाइड करवा सके, कोई मेंटर चाहिए तो अच्छी कोई मेंटरशिप प्रोवाइड करवा सके। जरूरी नहीं है कि कोचिंग पे जाके ही करो, आप व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हो। सराहना से मूल्यवर्धन, एप्रिसिएशन इंक्रीजेज वैल्यूज। अब ये क्या है? जैसे वित्तीय संपत्तियों का मूल्य बढ़ता है, वैसे ही जब हम किसी व्यक्ति या विचार की सराहना करते हैं तो उसकी क्षमता और मूल्य बढ़ जाता है। जैसे कोई आदमी आपसे कुछ कहे कि सर मैं ऐसे ऐसे करना चाहता हूं या मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, तो आपको वाह यार ये तो बहुत अच्छी बात है,
कि तो आपने बिल्कुल डिफरेंट चीज करी है, तो इसके बारे में और बताओ। तो जैसे ही आप ऐसे कहोगे ना, तो वो आपके साथ थोड़ा फेमिलियर हो जाएगा, फिर आपको उसका एक नया दृष्टिकोण जानने को मिलता है। ठीक है। फिर पुनर्संरचना का सिद्धांत रिफ्रेमिंग क्या कहता है? किसी भी संकट या विफलता को एक नए फ्रेम या दृष्टिकोण से देखना, ताकि उसे सीखने के अवसर में बदला जा सके। एक बार क्या हुआ भाई साहब, आजकल दिन चल रहे हैं आंधी तूफान के, भयंकर आंधी तूफान आया, भयंकर आंधी तूफान आया तो पेड़ पौधे हैं, उसमें पक्षी वगैरह रहते थे, वो बोले हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया, हमारे घोंसले उजाड़ दिए, पेड़ पौधों की टहनियां गिर गई, पेड़ पौधे हैं वो टूट टूट के नीचे गिर गए, जिनके कच्चे मकान है उनके टीन टप्पर उड़ गए, तो बोले भगवान तुम क्या कर रहे हो ये। जिनके पक्के मकान हैं उनके घरों में मिट्टी घुस गई, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी बोले भगवान तुम्हें क्या कर रहे हो, इसको बंद करो, ये हमारे घरों में मिट्टी। कुछ गाय भैंस बकरी ऐसे हैं जो बेचारी घास खाते हैं, तो जैसे ही ये पेड़ पौधे टूटे तो उनके लिए चारे की व्यवस्था हुई, क्योंकि वो पेड़ पौधों के पत्ते खाते हैं। इसलिए किसी के लिए कोई यदि ट्रेजेडी है तो किसी के लिए कोई ना कोई अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। तो यही होता है लाइफ में कि आपके सामने कैसा भी संकट हो या विफलता हो, तो एक नया दृष्टिकोण या फ्रेम से उसको देखना चाहिए। हमेशा सेल्फिश, ईगोसेंट्रिक, ईगोइस्टिक बात नहीं करनी चाहिए, या वैसे ही विचार नहीं रखने चाहिए। यदि मैंने ऐसा कई बार देखा है सोसाइटी में कि आपका दोस्त यदि सेलेक्ट हो जाता है तो आपके अंदर धीरे धीरे एक जलन भावना या हीन भावना पैदा हो जाती है। यदि आप में से कोई भी ऐसा कर रहा है तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी परिस्थिति उसकी परिस्थिति अलग है, आपका बर्थ ऑफ प्लेस उसका बर्थ ऑफ प्लेस अलग है, आपकी फैमिली उसकी फैमिली अलग है, आपका नजरिया उसका नजरिया अलग है, आपकी कैपेसिटी उसकी कैपेसिटी अलग है। उसने भी कोई तीर नहीं मारा, आरएएस के लिए ये वाली काबिलियत चाहिए, आईएएस के लिए ये वाली काबिलियत चाहिए, आप यहाँ हो। जो उस लेवल पे पहुंच जाएगा वो पोजीशन उसको अपने आप मिल जाएगी। तो आप अपनी काबिलियत पे फोकस करो। आप चाह रहे हो कि कैसे भी जोड़ तोड़ करके एग्जाम निकल जाए, ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता। इस एग्जाम को इस हिसाब से बनाया गया है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, कि प्रीलिम्स में आपको ऑब्जेक्टिविटी देखी जाती है कि आपके सामने एक पर्सन होता है और आंसर भी होता है, आंसर के बगल में कुछ ऑप्शन और होते हैं, तो आपसे आपकी डिसीजन मेकिंग देखी जाएगी, आपको आपका विवेक चेक किया जाएगा, आपकी जो चूज करने की कैपेसिटी है वो देखी जाएगी। मेंस में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, फिर लिखवाया जाएगा, आपके दृष्टिकोण, आपके व्यू, आपके ओपिनियन, आपके विचार, आपके डायमेंशंस, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी डीप थिंकिंग, ये सारी की सारी आपकी देखी जाती है। इंटरव्यू में ये देखा जाता है, ज्ञान नहीं देखा जाता है, इंटरव्यू में देखा जाता है आपकी पर्सनैलिटी, कि आप उस पद के लिए हो या नहीं हो, आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है, आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है, तो ये चीजें आपकी वहां पे चेक की जाएंगी। ठीक है, तो ये थे इसके की प्रिंसिपल्स। आगे देखते हैं इसके और सिद्धांत और मॉडल। देखो, एक है संभावना से वास्तविकता का मॉडल, द एक्शन मॉडल कहते हैं। वासु शर्मा और कैरल मैटचकर के अनुसार प्रशंसात्मक बुद्धिमत्ता एक त्रिचरणीय है, 3 स्टेप या 3 फेज वैचारिक मॉडल पर आधारित है, जो किसी विचार को वास्तविकता में बदलता है। अब ये 3 चरण कौन से हैं? क्षमता को भापना, पुनर्संरचना करना और भविष्य का निर्माण करना। देखो भाई, अब ऐसा शब्द आ जाए कि भाई इसके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो ये हैं। फिर आ जाए इसका संभावना से वास्तविकता मॉडल क्या है, तो ये है। ये ध्यान रखना आपको। क्षमता को भापना, परसीविंग द जनरेटिव पोटेंशियल। अब इसमें क्या है? किसी भी सामान्य या चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में छिपी हुई सकारात्मक संभावना को देखना। जैसे
एक घाटे में चल रही कंपनी को देखकर यह सोचना कि इसके पास एक बेहतरीन और वफादार ग्राहक का आधार है जिसका सही उपयोग नहीं हुआ है। मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है कि मान लीजिए मोबाइल कंपनी है। अब मोबाइल कंपनी है, उस कंपनी की सर्विस नहीं चली, कस्टमर उसको कम पसंद करने लगे, लेकिन पूरे देश में उसके टावर हैं। अब दो नजरिए हैं आपके। पहला नजरिया ये है कि यार ये कंपनी नहीं चली। दूसरा नजरिया ये भी है कि उसके पूरे देश में सर्विस प्रोवाइड कर रखी है, उसकी पहुंच, उसकी रीच देश के कोने कोने तक है। तो नजरिए की बात होती है। दूसरा है पुनर्संरचना करना, रिफ्रेमिंग द प्रेजेंट। वर्तमान स्थिति को नजरिए चश्मे से देखने के बजाय, यानी वर्तमान स्थिति की जो नजरिया है, वर्तमान स्थिति के नजरिए के चश्मे से देखने के बजाय कि आपकी वर्तमान स्थिति है ऐसी ही भविष्य में होगी, कि आप असफल हो तो आप लाइफ टाइम असफल रहोगे, आप लाइफ में सफल हो तो आप पूरी जिंदगी सफल रहोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे एक नए और रचनात्मक दृष्टिकोण से देखना ही पुनर्संरचना करना, रिफ्रेमिंग द प्रेजेंट कहलाता है। अब इसमें क्या है, जैसे कोई प्रोडक्ट आपका विफल हो जाए और नुकसान मानने के बजाय बाजार की पसंद को समझने का एक मूल्यवान डेटा है, वो आपको खोजना पड़ेगा। भाई आपकी कोई कंपनी है, आपके कई प्रोडक्ट हैं, आप उसमें से मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, जैसे आपकी कोई आइसक्रीम है, आपकी कई आइसक्रीम चल रही है, फेमस है कंपनी की, आपने कोई एक नई फ्लेवर निकाला और वो मार्केट में नहीं चला। अब आप उससे परेशान हो जाओ कि भाई नुकसान हो गया, ये है नहीं। आप जो कस्टमर है, कस्टमर का डेटा इकट्ठा करिए कि कस्टमर को किस टाइप की चीज पसंद है। कंपनियां ऐसा ही करती हैं, ठीक है। फिर भविष्य का निर्माण, वर्तमान ताकतों के आधार पर भविष्य का एक स्पष्ट चित्र बनाना और उसे हासिल करने के लिए तुरंत व्यवहारिक कदम उठाना। एग्जाम्पल क्या है, जैसे उपलब्ध संसाधनों और टीम की ताकतों को मिलाकर एक नया एक्शन प्लान तैयार करना और उस पर काम शुरू करना। तो ये तीन चीजें हैं संभावना को वास्तविकता में बदलने का मॉडल, कि आपकी लाइफ में यदि थोड़ी बहुत भी संभावना है तो उसको वास्तविकता में कैसे बदले, उसी का एक मॉडल है। इसमें तीन चीजें हैं। क्षमता को पहले तो भांपो कि क्षमता है कि नहीं है, और है तो कितनी है। पुनर्संरचना करना, आपके माइंड में, आपके थॉट में, आपके बिहेवियर में, आपकी हैबिट्स में, इसको रिफ्रेम करो थोड़ा सा। फिर भविष्य का निर्माण करना। तो तीन चीजें हैं संभावना से वास्तविकता के मॉडल में। अब दूसरा मॉडल है एप्रिशिएटिव इंक्वायरी का 5D मॉडल। अब ये 5D मॉडल है, प्रोफेसर टोजो थेचेनकेरी ने ASK एप्रिशिएटिव शेयरिंग ऑफ नॉलेज नामक एक पद्धति विकसित की, जिसमें एप्रिशिएटिव इंक्वायरी AI दृष्टिकोण को शामिल किया गया। यह परिवर्तन की एक 5 चरणीय पद्धति है जिसको 5D कहते हैं, 5 डायमेंशन कहते हैं। जिसमें पहला है डॉन यानी प्रारंभ, ये डाउन नहीं है, ध्यान रखना, डॉन है। फिर डिस्कवरी यानी खोज, फिर ड्रीम सपना देखना, डिजाइन यानी उसको फ्रेम करना, और फिर डिलीवरी यानी क्रियान्वयन करना, एक्शन लेना। अब डॉन क्या है, प्रारंभ। इस चरण में जांच के विषय यानी टॉपिक ऑफ इंक्वायरी को परिभाषित किया जाता है और यह तय किया जाता है कि हम किस सकारात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, या मान लीजिए आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या है, चुनौती है, असफलता है, तो पूरी की पूरी किसी एक चीज से तो डिसाइड होती नहीं है। नहीं समझ रहे हो क्या? मान लीजिए आप पिछली बार RS में फेल हो गए थे। अब ऐसे थोड़ी है कि आप जीरो से ही तैयारी करोगे कि भैया मुझे तो दोबारा ये जानना है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। ऐसा नहीं है कि आप सारी किताबों को रद्दी में बेच दोगे, ऐसा नहीं है।
आपको आइडेंटिफाई करके कि जहां समस्या है वही तो रिपेयर करनी है, उसी को तो सुधारना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि सकारात्मक पहलू है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है कि हाँ भाई यहाँ समस्या है और यहाँ हम सुधार कर सकते हैं। फिर खोज करनी है, जो कुछ भी सर्वोत्तम है, आपकी शक्तियाँ सफलताएं, उसे पहचानना है और उसकी सराहना करना है। फिर आपको सपना देखना है, वर्तमान सीमाओं से परे जो कुछ संभव हो सकता है उसकी कल्पना करना। क्या है भाई, देखो जब बारिश आती है, भयंकर मूसलाधार बारिश, तो घनघोर घटाएं छाती हैं, काला आसमान हो जाता है, बिजली कड़कती है। उस समय जो पक्षी होते हैं वो एक सुरक्षित स्थान पर भगते हैं। एक होता है बाज। बाज क्या करता है, बादलों से ऊपर उड़ता है और बादल बरसते हैं नीचे। अब देखो बादल तो है बीच में, कुछ उन बादलों से घबराकर, उस गरज से घबराकर भगते हैं और वो समस्याओं में भी संभावना खोज लेता है। इसी को कहते हैं द पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी एक सकारात्मक दृष्टिकोण। ठीक है। डिजाइन में क्या है, व्यवहारिक समाधानों और रणनीतियों का सह निर्माण करना, कि आपने सीमाओं से परे जाके जो भी कुछ संभव हो सकता है उसकी कल्पना कर ली कि हाँ ऐसे ऐसे होगा। फिर आपको उसका क्या करना है, उसके बिहेवियरल यानी व्यवहारिक प्रैक्टिकल उसकी सॉल्यूशंस क्या हैं और क्या क्या स्ट्रेटेजी होंगी, ये आपको डिजाइन करना है। फिर योजनाओं को लागू करना है और उन्हें वास्तविकता में बदलना है। तो ये 5D मॉडल है एप्रिशिएटिव इंक्वायरी का। इसका उपयोग हम व्यक्ति, टीम, संगठन और यहाँ तक कि सामाजिक स्तर पर भी करते हैं। ठीक है, व्यक्ति के स्तर पे भी, टीम हो वहाँ पे भी, और फिर संगठन में भी और सामाजिक। ये 5D है, डॉन, डिस्कवरी, ड्रीम, डिजाइन और डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब है क्रियान्वयन यानी एक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं एप्रिशिएटिव इंटेलिजेंस कैसे विकसित करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, एक तो एक्सेप्टेंस पाई जानी चाहिए आपके अंदर, स्वीकार्यता। जब आप ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करोगे कि दिक्कत है जीवन में, तो फिर आप कैसे करोगे। जैसे मान लो कई मेरे पास स्टूडेंट आते हैं कि सर पिछली बार मेंस में नंबर कम आए थे और मैं बढ़ाना चाहता हूँ, और कई ऐसे हैं कि भाई जिनका सिलेक्शन हो गया, रैंक कम थी, तो अभी सर्विस नहीं मिलेगी, तो क्या करें। फिर मैं उनसे 5 बातें पूछ के कि भाई ये, और फिर मैं उनको थोड़ा सा सजेशन देता हूं, तो कई क्या करते हैं, नहीं सर ये तो मेरा बहुत अच्छा है। आज भी वो क्या करेंगे, सर पिछली बार मैथ्स दिया था, हिस्ट्री अच्छी है, पॉलिटी अच्छी है, ज्योग्राफी अच्छी है, इकोनॉमी अच्छी है, साइंस टेक अच्छी है, मैथ रीजनिंग अच्छी है, करंट तो मैंने चाट रखी है, इकोनॉमिक सर्वे तो मैंने घोट के पी रखा, फिर ही तो मेरा हो ही जाएगा। भैया जब तू इतना इंटेलिजेंट है फिर मेंस क्यों नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो कई स्वीकार ही नहीं करते कि समस्या है। यह समझना कि जीवन में नकारात्मक, विपरीत, यहां तक कि दुखद अनुभव भी आएंगे, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। फिर जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, यह स्वीकार करना कि हम अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं और हमारे पास चुनाव करने की शक्ति है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद हार न मानने का विकल्प हमारे पास होता है। फिर स्टॉपिंग, रुकना, यदि प्रतिक्रिया देने से पहले रुकने का अभ्यास करना और सोच समझकर अपना उत्तर चुनना। ठीक है, प्रश्न पूछना, आस्किंग क्वेश्चन। देखो ये रुकना क्या है, अभी आरएस के फोरम आ गए तो लोग भग रहे हैं, फोरम भर दो, फोरम भर दो। अरे भाई 2 मिनट रुको, आप ये देखो कि क्या आप आरएस की तैयारी करने में सक्षम हो, क्या आपके पास इतना समय है, क्या आप इतनी स्टेज पार करोगे, इतने एफर्ट्स लगाओगे, इतनी एनर्जी आप इनपुट डालोगे, वो चीज आपके पास है। कई क्या होते हैं, सर फ्री हो जाएगा तो देख लेंगे। अरे क्या हो जाएगा तो देख लेंगे, ये कोई मजाक चल रहा है। इसलिए एक कहावत है गांव में कि रोता हुआ जायर मरे हुए की खबर लाए।
अधूरे मन से किया गया काम का रिजल्ट अधूरा ही आता है। इसलिए 2 मिनट रुक के सोचना चाहिए। फिर आस्किंग क्वेश्चंस में ऐसे प्रश्न पूछना जो नई संभावनाएं खोले और भविष्य में समाधान पर केंद्रित हो। ये है आपके कि एप्रिशिएटिव इंटेलिजेंस को कैसे विकसित करें। ये 3-4 चीजें हैं। स्वीकार करना सीख जाओ, जिम्मेदारी लेना सीख जाओ, 2 मिनट रुक के सोचो और प्रश्न पूछो खुद से कि ऐसा है तो क्यों है और इसमें क्या क्या संभावना है। एप्रिशिएटिव इंटेलिजेंस का महत्व क्या है? देखो, सहभागिता और प्रेरणा को बढ़ावा देता है। जो चीजें अच्छी तरह से काम करती है उन पर ध्यान केंद्रित करने से कर्मचारियों को मूल्यवान, आशावादी महसूस होता है, जिससे उनकी प्रतिबद्धता और प्रेरणा बढ़ती है। फिर नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। सकारात्मक मानसिकता और संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने से रचनात्मक सोच और चुनौतियों के लिए नए समाधानों को प्रोत्साहन मिलता है। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी चीजें देखो, मेरा काम है समझाना। मैं आपको बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं और मेरा काम है चीजों को समझाना। आपको एक बार पढ़ने से या एक बार लेक्चर देखने से चीजें याद नहीं होंगी। आपको इस पीडीएफ से नोट्स बनाना चाहो तो बना लेना, वैसे इसी को रख लेना और इसको बार बार आपको पढ़ना है। सहयोग और संबंधों को बढ़ावा देता है। एआई यानी एप्रिशिएटिव इंटेलिजेंस की सहयोगात्मक प्रकृति टीम के सदस्यों के बीच विश्वास, खुले संवाद और समुदाय की एक मजबूत भावना का निर्माण करता है। यानी टीम भावना का सतत परिवर्तन को बढ़ावा देता है। मौजूदा शक्तियों और पिछली सफलताओं के आधार पर संगठन अधिक प्रभावी और स्थायी परिवर्तन लागू कर सकते हैं। मौजूदा शक्तियां, आपको आरएस बनना है। अब आप कहोगे सब मेरे पास तो सिर्फ यही किताब है और यही मेरे पास रिसोर्स है और यही मेरे पास टाइम है, इससे ज्यादा टाइम नहीं है, यानी लिमिटेड चीज है आपके पास, तो उसी में करना है बेटा, लिमिटेड में ही करना है। ठीक है ना? यदि आसान होता तो फिर हर कोई फॉर्म भर देता ना। तो इसी के साथ आपकी एप्रिशिएटिव इंटेलिजेंस खत्म होती है। अब हम बात कर लेते हैं अंतिम जो आपकी इंटेलिजेंस है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता। और ये सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमत्ता है, सर्वोच्च बुद्धिमत्ता है। इसको देखते हैं। सबसे पहले तो इसके अन्य नाम क्या क्या है? धार्मिक बुद्धिमत्ता, रिलीजियस इंटेलिजेंस, परम बुद्धिमत्ता, सर्वोच्च बुद्धिमत्ता, अल्टीमेट इंटेलिजेंस। यदि आपके ऐसे आ जाए कि परम बुद्धिमत्ता को परिभाषित कीजिए या परम बुद्धिमत्ता के बारे में बताइए, तो यही बताना है, ध्यान रखना। देखो, एक धाना जोहर नाम के विद्वान हुए हैं, इन्होंने 1997 में रिवायरिंग द कॉर्पोरेट ब्रेन, ये ध्यान रखना, रिवायरिंग द कॉर्पोरेट ब्रेन, ये व्यवसायों के लिए आई थी, ये कोई साधु संतों के लिए नहीं आई थी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता। रिवायरिंग द कॉर्पोरेट ब्रेन, इसमें आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है? इसमें कहा गया कि स्थिति की परवाह किए बिना आंतरिक और बाहरी शांति बनाए रखते हुए ज्ञान और करुणा के साथ व्यवहार करने की क्षमता क्या है? आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है। ध्यान से समझना, स्थिति की परवाह किए बिना, कि आप कहीं जा रहे हो, कोई गरीब आदमी है, कुछ मांग रहा है कि बाबूजी कुछ खाने के लिए दे दो। अब आप सोच रहे यार मेरे पास तो खुद के पास ही 10 रुपए हैं, मेरी तो खुद की स्थिति खराब चल रही है, उसकी परवाह मत करो। ठीक है? आंतरिक और बाहरी शांति बनाए रखते हुए कई बार हम चीजों के प्रति अग्रेसिव मोड में आ जाते हैं। ज्ञान और करुणा के साथ व्यवहार करने की क्षमता, ज्ञान ये है कि इस प्रकृति में कुछ भी फ्री नहीं है। यदि आप कुछ देते हो तो आपको मिलेगा, आप किसी से कुछ लेते हो तो आपको लौटाना पड़ेगा। ये दुनिया, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड गिव एंड टेक पे चलता है भैया। ठीक है? स्वयं को समझने, मानवीय मूल्यों के प्रति उच्च स्तर की अंतरात्मा, करुणा, प्रतिबद्धता के द्वारा जीवन में सामाजिक रूप से प्रासंगिक उद्देश्य रखने की क्षमता ही आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है। फ्रांसिस वान ने क्या कहा है? ये तो कहा था दाना जोहर ने। फ्रांसिस वान कह रहे हैं कि आध्यात्मिक बुद्धि मन और आत्मा के आंतरिक जीवन और दुनिया में होने के संबंध से है। ध्यान से समझना, मन और आत्मा के आंतरिक जीवन
कि आपके अंदर मैं कौन हूं, यदि मैं आपसे पूछूं कि मैं कौन हूं, तो आप अपना नाम बता दोगे, आपका पद बता दोगे, आपका ऑक्यूपेशन प्रोफेशन बता दोगे। रियल में आप कौन हो? रियल में आप कौन हो? यदि आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो, तो एक सर्टेन टाइम के लिए हो कि आपने एक एग्जाम दिया, एग्जाम पास कर एक दिन रिटायर हो जाओगे, वो तो बीच का है। रियल में आप कौन हो? तो ये आंतरिक बातें हैं, आंतरिक जीवन और दुनिया में होने कि अब मैं दुनिया में क्यों हूं, मैं कौन हूं और मैं दुनिया में क्यों हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। क्या मेरा उद्देश्य खाना खाना, सोना और प्रजनन करना ही थोड़ी है? ये 3 काम तो जानवर भी कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो यही इसी का संबंध किससे है? आध्यात्मिक बुद्धि से। ये फ्रांसिस वान ने कहा है। स्टीफन कोवे के अनुसार आध्यात्मिक बुद्धि मानव जीवन की केंद्रीय और आधारभूत बुद्धि है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी द एर्थ हैबिट। द एर्थ हैबिट में उन्होंने आध्यात्मिक बुद्धि को मानव के मूल स्वरूप और उसकी गहराइयों से जोड़ा है। देखो भाई, इन्होंने द एर्थ हैबिट बुक में स्टीफन कोवे, इनकी बुक है द एर्थ हैबिट। इसमें इन्होंने 4 इंटेलिजेंस की बात करी, 4 इंटेलिजेंस की बात करी। अब ये 4 इंटेलिजेंस कौन कौन सी है भैया? एक तो इन्होंने बताई कौन सी? फिजिकल इंटेलिजेंस यानी पीक्यू, पीक्यू फिजिकल इंटेलिजेंस यानी फिजिकल क्वोशेंट या पीक्यू। एक इन्होंने बताई आईक्यू, ठीक है। एक इन्होंने बताई ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। और एक इन्होंने बताई स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस या स्पिरिचुअल क्वोशेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस में इन्होंने 7 क्या बताई? जो रिच, अल्ट्रा रिच या बहुत ज्यादा प्रभावी या सक्सेसफुल, सफल लोग हैं किसी भी फील्ड के, अधिक अत्यधिक जो प्रभावी लोग हैं, प्रभावी लोगों की 7 क्या बताई? आदतें बताई, 7 आदतें बताई। इन 7 आदतों के बाद इन्होंने कहा कि भैया ये नहीं है तो ये सारी की सारी बेकार है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नहीं है तो ये सारी की सारी बेकार है, इनका कोई औचित्य नहीं है। तो ध्यान से समझना, स्टीफन कोवे द एर्थ हैबिट नाम की बुक है। इसमें इन्होंने 4 इंटेलिजेंस के बारे में बात करी। फिजिकल क्वोशेंट, फिजिकल इंटेलिजेंस, फिर इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट यानी कि बौद्धिक जो स्तर है जिसको हम कॉग्निटिव इंटेलिजेंस कहते हैं, फिर इमोशनल यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, और एसक्यू यानी स्पिरिचुअल क्वोशेंट यानी कि आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता। और इसमें इमोशनल क्वोशेंट में इन्होंने जो अत्यधिक प्रभावी लोग हैं इनकी 7 आदतें बताई हैं, और 8वीं फिर बताई है स्पिरिचुअल क्वोशेंट यानी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। स्टीफन कोवे के अनुसार आध्यात्मिक बुद्धि के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है अर्थ और उद्देश्य की तलाश, कि आपके जीवन का अर्थ क्या है और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। यह बुद्धि हमें जीवन में अर्थ का एहसास दिलाती है, अधर्म में जानने और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने की प्रेरणा देती है। सभी बुद्धियों का मार्गदर्शन। कोवे का मानना है कि आध्यात्मिक बुद्धि अन्य सभी प्रकार की बुद्धियों का मार्गदर्शन करती है, यह उनका स्रोत है, और जब आध्यात्मिक बुद्धि मजबूत होती है तो व्यक्ति का निर्णय अधिक नैतिक और प्रभावशाली होता है। जो बाकी जो मैंने बुद्धियां बताई हैं, चाहे फिजिकल हो, चाहे आपकी
इंटेलेक्चुअल हो, कॉग्निटिव हो या इमोशनल हो, इन सभी का क्या करती है, मार्गदर्शन करती है। सिद्धांत आधारित जीवन, यह बुद्धि हमें सत्य, निष्ठा, करुणा और न्याय जैसे सिद्धांतों से प्रमाणित है। इसके प्रभाव में दिए गए निर्णय से संपूर्ण मानवता और स्थिरता के अनुकूल होते हैं। अनंत से अनंत, यह आत्मा से संबंधित और हमारे ऊपर किसी उच्च शक्ति या अनंत से अनंत का संबंध है। समझ रहे हो, आध्यात्मिक बुद्धि है वो आत्मा से संबंधित है। और हम सुना होगा आपने कि शून्य से पैदा हुई और शून्य में ही विलीन हो जाएंगे। ठीक है, तो वो चीजें हैं इसमें। आगे देखते हैं। कैन ओ डोनेल ने 1997 में एक बुक प्रकाशित करी, एंटी क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का विस्तार से उल्लेख किया। इन्होंने कहा कि भाई आध्यात्मिक बुद्धि यानी SQ जीवन के विभिन्न पहलुओं, विशेषकर कार्य और रिश्तों में आंतरिक संतुलन और स्पष्टता बनाए रखने की क्षमता है। कैन और डोनेल ने कहा कि जो आपका जीवन है, जीवन के जो विभिन्न पहलू हैं, विशेषकर आपके कार्य से संबंधित, आप क्या काम करते हो, और आपके रिश्तों से संबंधित, उनमें आंतरिक संतुलन और स्पष्टता बनाए रखने की क्षमता है। उनका सिद्धांत भौतिक बुद्धि, तर्कसंगत बुद्धि और भावनात्मक बुद्धि के साथ आध्यात्मिक बुद्धि के एकीकरण पर जोर देता है। ठीक है, इसको वैसे ट्रिपल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, जहां फिजिकल इंटेलिजेंस नहीं है। ठीक है, अब ये क्या क्या है देखो भाई, फिजिकल इंटेलिजेंस, फिर इंटेलेक्चुअल कोशेंट यानी कि आपकी तर्कसंगत लॉजिकल इंटेलिजेंस, फिर है आपकी EQ इमोशनल इंटेलिजेंस, और इन सब का सार तत्व है SQ। ठीक है, ये इसी के ऊपर आधारित है। ये इन सब को नियंत्रित और रेगुलेट करती है। PQ यानी भौतिक, IQ यानी मानसिक मेंटल, EQ यानी भावनात्मक और SQ यानी आध्यात्मिक। ठीक है, मानव बुद्धि का पदानुक्रम क्या है? सबसे पहले होती है फिजिकल क्वोशेंट या फिजिकल इंटेलिजेंस, भौतिक बुद्धिमत्ता, शारीरिक जागरूकता तथा कौशल उपयोग। शारीरिक जागरूकता कि भैया आप शरीर को कैसे यूज लेते हो, क्या आपको प्रकृति ने शरीर दिया है कि आप इसको ऐसे नष्ट कर दोगे? कई लोग क्या कर रहे हैं, शरीर को ऐसे नष्ट करने में तुले हुए हैं। ठीक है, ऐसे नष्ट नहीं करना। आप शरीर के प्रति कितने जागरूक हो, ये है इसमें। फिर IQ में गणितीय और मौखिक बहुमत्ता कौशल, आप शब्दों को, चित्रों को, वाक्यों को पढ़ने लिखने में, याद करने में सक्षम हो कि नहीं हो। फिर EQ है स्वयं को तथा संबंधों का प्रबंधन, स्वयं की भावनाओं को समझते हुए, दूसरों की भावनाओं को समझते हुए उनको नियंत्रित और विनियमित करना। फिर SQ सबसे ऊपर है, शीर्ष पर है भैया, ये क्या है, शीर्ष पर है आपका SQ। करुणा के द्वारा निर्देशित है, आंतरिक ज्ञान के साथ इसका संपर्क है। ठीक है, तो ये आप डायग्राम बना सकते हो एग्जाम में। आध्यात्मिक बुद्धि का संप्रत्यय क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है? देखो भाई, विचार क्या है कि मानव जीवन में द्वंद्व और समस्या उत्पन्न करते हैं। कोई भी विचार है ना, वो मानव जीवन में द्वंद्व और समस्या उत्पन्न करता है। आपको कोई कुछ भी कह दे, इस दुनिया में जितने भी विचार आइडियोलॉजी चल रही हैं, वो पूरी तरह से आज तक उसको कोई समझ नहीं पाया है, ना कोई अप्लाई कर पाया है। इन समस्याओं का समाधान यथार्थ ज्ञान से संभव नहीं है, कि आपकी जो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस है उससे इनका समाधान संभव नहीं है। सामान्य बुद्धि द्वारा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति का साधन आध्यात्मिक बुद्धि है, और आध्यात्मिक बुद्धि के रूप में प्रज्ञा व अंतःचक्षु के माध्यम से ही यथार्थ ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है कि सत्यता क्या है, सत्य क्या है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है कि विचार से द्वंद्व और समस्या आएंगी, फिर समस्याओं का समाधान यथार्थ ज्ञान से संभव है। लेकिन अब यथार्थ ज्ञान कहाँ से लाएं? तो सामान्य बुद्धि से आप यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। देखो, कोई भी विचार है, विचार से क्या पैदा हुए, द्वंद्व और समस्या, ये पैदा हो गई। फिर इसका निदान कैसे करेंगे? निदान है इसका यथार्थ ज्ञान से। किससे? यथार्थ ज्ञान से।
लेकिन अब हमारी यथार्थ ज्ञान कहाँ से प्राप्त करें? ये सामान्य बुद्धि से प्राप्त नहीं होता, सामान्य बुद्धि से प्राप्त नहीं होता। अब सामान्य बुद्धि से प्राप्त नहीं होता, अब इसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए, आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए। और जब आपने आध्यात्मिक बुद्धि के रूप में प्रज्ञा, इंट्यूशन और अंतरचक्षु, आंतरिक जो आंखें हैं आपका अंतर्मन, उसके माध्यम से ये यथार्थ ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हो, और फिर आप इन द्वंद्व और समस्याओं को क्या कर सकते हो? यथार्थ ज्ञान प्राप्त। यथार्थ का मतलब होता है सत्य, सत्य क्या है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है। अब इधर देखिए भाई, देखो आपके ब्रेन का जो लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड है ये बायां मस्तिष्क है, इसमें कर्मिक प्रक्रिया होती है, यानी व्हाट आई थिंक, व्हाट आई थिंक। फिर जो दायां मस्तिष्क है, इसमें समानांतर प्रक्रिया होती है, यानी व्हाट आई फील, आप कैसा महसूस कर रहे हो, यानी ये तो है इमोशनल क्वोशंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, और ये है कॉग्निटिव। इन दोनों के बीच में, यानी कि इन पूरे संपूर्ण ब्रेन में, संपूर्ण मस्तिष्क में, इनके ऊपर जो होती है सामंजस्य प्रक्रिया, इन दोनों को, मैं क्या सोच रहा हूं और मैं क्या महसूस कर रहा हूं, इनके बीच में इनको नियंत्रित, रेगुलेटिंग और मैनेजिंग करती है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, कि मैं कौन हूं, व्हाट आई एम। आप ये मैप बना सकते हो। आगे देखते हैं, दाना जोहर ने आध्यात्मिक बुद्धि के 12 सिद्धांत दिए। ये सिद्धांत हमें जीवन में गहरे अर्थ, आंतरिक शांति और उद्देश्य को समझने में मदद करते हैं। 12 क्या क्या है? आत्म जागरूकता है, सेल्फ अवेयरनेस, जानना कि मैं कौन हूं, मुझे गहराई से क्या प्रेरित करता है, और मेरे मूल मूल्य क्या है, और मैं किसके लिए खड़ा हूं। फिर सहजता, कि आप चीजों के प्रति कैजुअल हो कि नहीं हो, वर्तमान क्षण में जीना और हर परिस्थिति के प्रति अनुकूलशील, अडेप्टेबल होना, चाहे जीवन में दुख हो चाहे सुख हो। दृष्टि और मूल्यों द्वारा निर्देशित होना, अपने आदर्शों और गहरी मान्यताओं के आधार पर जीवन जीना। साकल्यवाद या समग्रता, होलिज्म, चीजों को अलग अलग देखने के बजाय सभी चीजों के बीच के संबंधों और व्यापक स्वरूप को समझना। सीधा बिग पिक्चर, सीधा बिग पिक्चर, कि अलग अलग मत देखो, चीजों को एक साथ देखो। जैसे होते हैं ना वन पेज नोट, वन पेज नोट में क्या होता है कि आप चीजों को एक साथ देखते हो, ठीक है। फिर अनुकंपा, करुणा, कंपैशन, दूसरों के दुख और उनकी भावनाओं के प्रति गहरी सहानुभूति और समझ रखना, यानी एक तरह से एम्पैथी है। विविधता का उत्सव, सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी, अलग अलग दृष्टिकोणों, विचारों और संस्कृतियों का सम्मान करना और उनसे सीखना। देखो भाई, हमने जो कल्चरल इंटेलिजेंस है उसमें भी इसकी बात करी थी कि दूसरों के दृष्टिकोण, दूसरों की संस्कृतियों को भी हमें क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए और उनको सीखना चाहिए। 6 हो गए हैं। 7वां है क्षेत्र स्वतंत्रता, फील्ड इंडिपेंडेंस। क्या है कि भीड़ या भारी दबाव में आए बिना स्वतंत्र रूप से सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता। ऐसे थोड़ी है कि भीड़ कुछ कह रही है, आजकल ये चल रहा है कि भीड़ जो कह रही है वो ही सत्य है, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि भीड़ जिस रास्ते पे चल रही हो वो ही सही है, आप अकेले चल रहे हो तो आप गलत हो, ऐसा नहीं है। हो सकता है भीड़ गलत है, हो सकता है भीड़ गलत है। एक बार क्या हुआ, कुछ एक गांव के लोग थे, वो किसी जंगल से जा रहे थे, रास्ते में बारिश आ गई। गांव जा रहे थे शाम को, तो रास्ते में बारिश आ गई, बिजली कड़क रही थी, भयंकर मूसलाधार बारिश हो रही थी। तो वहां एक छोटी सी धर्मशाला थी, तिबारा टाइप का एक कमरा सा, उसके नीचे खड़े हो गए सब। तो बारिश रुकी नहीं रही, भयंकर बिजली गिर रही। सामने एक पीपल का पेड़ था, तो किसी बड़े ने कहा, बुजुर्ग ने, कि भैया अपने में से कोई ना कोई पापी है। तो बोले क्या करे? बोल जब तक वो पापी यहां से नहीं जाएगा
तब तक बारिश नहीं रुकेगी। तो बोले इसका समाधान क्या है? बोले इसका समाधान ये है, सामने जो पीपल का पेड़ है वहां एक एक करके जाओ और हाथ लगा के आ जाओ। यदि वो पापी होगा तो उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी। अब एक एक करके गए, पहला गया नहीं गिरी, वापस आ गया, दूसरा गया नहीं गिरी, वापस आ गया, तीसरा गया नहीं गिरी, वापस आ गया। ऐसे 40 थे, 39 गए नहीं गिरी और वापस आ गया। अंत में एक लड़का था। अब सब उसकी तरफ देखें ऐसे कि भैया यही पापी है, ये गया। लड़का डरता डरता सा गया, पीपल के हाथ लगाया और बिजली गिरी। कहाँ? पीपल के पेड़ पे नहीं, उस धर्मशाला पे जहां वो 39 खड़े थे। इससे ये साबित होता है कि वो 39 पापी थे। एक कहानी है, एक कहावत टाइप है, मैंने बचपन में सुनी थी। लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि जो भीड़ हो उसके विचार, उसकी सोच सही हो। आप अकेले होके भी सही हो सकते हो। तो इसमें यही है कि भीड़ या भारी दबाव में आए बिना स्वतंत्र रूप से सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता। विनम्रता, ह्यूमिलिटी, यह एहसास होना कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा कण हैं। अब कई लोगों में मैंने ऐसे देखा है कि लाइफ में कुछ छोटा मोटा अचीव कर लेते तो उनमें अहंकार, घमंड आ जाता है। उनको ये लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही ब्रह्मांड हूं। आपने कभी ब्रह्मांड में देखना कि हमारा पृथ्वी है, एक ग्रह है, ध्यान से समझना। इस ग्रह जो है ये सौरमंडल का एक पार्ट है जिसमें 8 ग्रह हैं, कई उपग्रह हैं और सूर्य है। हमारी आकाशगंगा में ऐसे कई सौरमंडल हैं और इस ब्रह्मांड में कई ऐसे आकाशगंगाएं हैं। और मैंने तो यहां तक पढ़ा है कि पैरेलल यूनिवर्स भी चलते हैं, मेटा यूनिवर्स। भैया आप इतने बड़े ब्रह्मांड के एक आकाशगंगा, उस आकाशगंगा के एक सौरमंडल के किसी एक ग्रह के, एक देश के, किसी एक शहर के एक मकान में रहने वाले व्यक्ति हो और आपको लग रहा है कि आप ही सब कुछ हो। ऐसा नहीं है। विनम्रता होनी चाहिए। हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं, ये बात दिमाग में बैठी हुई होनी चाहिए। मूलभूत यानी क्यों पूछने की प्रवृत्ति, यानी कोई चीज है तो क्यों है। चीजों की सतह से ऊपर उठकर उनके पीछे के गहरे अर्थ और जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाना, यानी आपको बोध करना, ठीक है, कि कोई चीज है तो क्यों है। पुनः रूपरेखा, एबिलिटी टू रिफ्रेम, कठिन परिस्थितियों, समस्याओं या असफलताओं को एक नए और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की क्षमता ही पुनः रूपरेखा है। प्रतिकूलता का सकारात्मक उपयोग है। देखो भाई, कई बार आपकी लाइफ में एडवर्सिटी होती है, प्रतिकूलता होती है, लेकिन प्रतिकूलता का भी सकारात्मक उपयोग कैसे कर सकते हैं। चुनौतियां और असफलताओं से डरने के बजाय उनसे सीखना और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होना। व्यवसाय की भावना, सेंस ऑफ वोकेशन, ये क्या है कि भैया आपने जो लिया है वो देना पड़ेगा आपको, ठीक है। यह महसूस करना कि जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है और हमें दुनिया में सकारात्मक योगदान देने के लिए बुलाया गया है, यानी सेवा या वापस अर्पण करने की भावना कि आपने जो जीवन प्राप्त किया है, आपने जो इस जीवन के लिए संसाधन यूज किए हैं वो इसी यूनिवर्स के हैं और आपको इसी यूनिवर्स में वापस अर्पण करना है, लौटाना है, ठीक है। रॉबर्ट एमसेंस ने आध्यात्मिक बुद्धि के घटक बताए हैं भैया 5। अब ये है कौन कौन से, वो देख लीजिए। परातत्परता का या दिव्यता की क्षमता, भौतिक, सांसारिक और शारीरिक सीमाओं से ऊपर उठने की क्षमता। इसके तहत
व्यक्ति केवल सांसारिक सुखों में बंधकर नहीं रहता, बल्कि एक उच्च उद्देश्य या शक्ति से जुड़ने का प्रयास करता है। कि भैया ऐसे नहीं है कि भाई दिल्ली का जो जीवन जी रहे हैं, खाना खाना, परिवार पालना, कमाना, काम करना, यही नहीं है। उससे ऊपर की भी हमें सोचनी पड़ती है। जो सांसारिक सुख है उसे ऊपर उठ के सोचना पड़ता है। चेतना की उच्च अवस्थाओं में प्रवेश, ध्यान यानी मेडिटेशन, प्रार्थना, आत्मचिंतन के माध्यम से मन की गहरी और शांत अवस्थाओं तक पहुंचने की योग्यता, हर अनुभव में पवित्रता खोजना, अपनी दैनिक गतिविधियों, घटनाओं, रिश्तों में एक पवित्रता का या अर्थ देखने की क्षमता। इससे व्यक्ति अपने हर साधारण काम को भी पूरी निष्ठा और अर्थपूर्ण तरीके से करता है। देखो भाई, काम को छोटा बड़ा नहीं, आप जो भी कर रहे हो ना, आप ये सोचो कि ये काम मैं पवित्रता से करूं, ये काम मेरे लिए पवित्र है, ठीक है ना। समस्याओं के समाधान हेतु आध्यात्मिक संसाधनों का उपयोग। देखो भाई, जीवन में आने वाली कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करने के लिए अपने गहरे विश्वास, मूल्यों और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का सहारा लेना। फिर सदाचारी और नैतिक व्यवहार, जीवन में सद्गुणों को अपनाना। इसके अंतर्गत दूसरों को क्षमा करना, फॉरगिवनेस होनी चाहिए। कृतज्ञता व्यक्त करना, ग्रेटिट्यूड, कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, आप जिसको भी मानते हो, कि आपने मुझे ये जीवन दिया है, आपने मुझे इस काबिल बनाया है, आपने मुझे ये शिक्षा दी है, आपने मुझे ये पोजीशन दी है, आपने मुझे परिवार दिया है, सभी के लिए धन्यवाद। इसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड, ठीक है। विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी, सहानुभूति, करुणा, ठीक है, दिखाना शामिल है। तो ये क्या है, इसके घटक हैं 5, और किसके अनुसार, रॉबर्ट एमसेंस के अनुसार। अब बात कर लेते हैं कैन और डोनेल के अनुसार इसके स्तर यानी लेवल या मानदंड यानी स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं। तो भैया इसके लेवल्स और स्टैंडर्ड्स ये हैं। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, किसी भी लक्ष्य या परिणाम को प्राप्त करने के लिए आप कितनी मात्रा में, कितना समय, कितना धन, ऊर्जा और विचारों का उपयोग करते हैं। इससे आप क्या समझे कि आपको कोई चीज प्राप्त करनी है, XYZ कुछ भी हो, तो वो चीज किस कीमत पे प्राप्त करनी है। कभी ऐसा नहीं हो कि वो चीज तो इतनी है और आप उसके लिए कीमत इतनी दे दो। ये बहुत बड़ा थॉट है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। कई बार हमें क्या है, लाइफ में कोई भी XYZ चीज चाहिए, और ये XYZ चीज की एक कीमत है। अब आप कहोगे सर जरूरी थोड़ी है हर चीज की कीमत हो। बेटा, हर चीज की कीमत है, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। यदि आपका कोई दोस्त भी है ना, तो वो भी आपको कीमत से ही मिला है। उस दोस्ती को करने के लिए, उस दोस्ती को निभाने के लिए आपको टाइम देना पड़ रहा है, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, आपको एनर्जी वेस्ट करनी पड़ रही है, आपको थॉट्स देना पड़ रहा है, आप उसके बारे में सोच रहे हो, ये भी एक कीमत है। तो कई बार ऐसा होता है कि क्या वो चीज जिसे आप पाना चाहते हो वो उतनी कीमती है क्या जितनी कीमत आप दे चुके हो। तो किसी भी चीज को पाने के लिए आप कितना धन, कितना समय और कितनी ऊर्जा और कितने विचार ये खर्च करेंगे, ये होता है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। पारस्परिक सम्मान, आपके संबंधों में कितना द्विपक्षीय यानी दोनों तरफा सम्मान मौजूद है। कि मान लो पति पत्नी का संबंध है, बाप बेटे का संबंध है, दोस्त का संबंध है, तो एक दूसरे के प्रति दोनों तरफ से ही सम्मान कितना है। ये पारदर्शिता, आप दूसरों के साथ कितने स्पष्ट, निष्कपट और पारदर्शी तरीके से व्यवहार करते हैं। गरिमा का संरक्षण, आप दूसरों की गरिमा यानी सम्मान का ध्यान रखते हुए अपनी गरिमा को किस स्तर तक बनाए रखते हैं। कार्यभार में संतुलन, अत्यधिक कार्य के दबाव और तनाव के बावजूद आप मानसिक रूप से कितने शांत हैं। निर्णय क्षमता, आप जो निर्णय लेते हैं वो कितने व्यवहारिक हैं, तार्किक हैं, सही हैं। अब निर्णय क्षमता मतलब आपने निर्णय ले लिया कि भैया RAS बनना है, चलो ठीक है, अब आप कहते 2 महीने में ही तैयारी करनी है। अब बताओ क्या ये तार्किक है? क्या ये तार्किक है? क्या
नहीं, ये तार्किक नहीं है। तो डिसीजन लो कि सर मेरे पास तो 2 महीने हैं, 2 महीने में आरएस बना दो, हम भी कह देते हैं तथास्तु बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। परिस्थितियों में स्थिरता, अचानक आई हुई समस्याओं या प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आप मानसिक रूप से कितने स्थिर और अडिग रहते हैं, और गुणों को पहचानना, आप दूसरों की कमियां या दोषों को देखने के बजाय कितनी आसानी से उनको गुणों यानी उनके वर्च्यूज को स्वीकार कर लेते हैं। तो एक सारे के सारे क्या हैं, आध्यात्मिक बुद्धि के स्तर हैं, लेवल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं कि यदि ये चीजें हैं आप में तो फिर हम मान सकते हैं कि आपके अंदर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मौजूद है। अब आता है डेविड बी किंग, आध्यात्मिक बुद्धि की 4 क्षमताएं बताई हैं। इन्होंने कहा कि उन मानसिक क्षमताओं का समुच्चय है आध्यात्मिक बुद्धि जो अमूर्त और पारलौकिक पहलुओं को समझने में मदद करती है। उन्होंने इसे 4 प्रमुख कारकों या क्षमताओं में विभाजित किया। कई बार ऐसा नहीं लगता कि आप किसी आदमी को अपनी कोई बात समझा नहीं पा रहे हो, तो आपको लगेगा यार ये ऐसा क्यों है, इसको 1000 बार समझा लिया फिर भी समझ क्यों नहीं रहा। वो इसलिए है क्योंकि उसके ब्रेन की संरचना आपने नहीं करी है, वो पारलौकिक चीज है एक तरह से, ठीक है, वो जटिल एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। आलोचनात्मक अस्तित्वगत चिंतन, क्रिटिकल एग्जिस्टेंशियल थिंकिंग, सीटी कहते हैं इसको। इसमें क्या है, इस क्षमता के अंतर्गत जीवन, मृत्यु, वास्तविकता, सत्य, उद्देश्य जैसे अस्तित्व संबंधी प्रश्नों पर आलोचनात्मक रूप से विचार करने की योग्यता आती है। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, आत्मा क्या है, इंसान जन्म क्यों लेता है, मृत्यु होने के बाद कहाँ जाता है, ठीक है, वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ऐसे प्रश्न हैं। इसको बोलते हैं क्रिटिकल एग्जिस्टेंशियल थिंकिंग, सीटी। फिर व्यक्तिगत अर्थ निर्माण, पर्सनल मीनिंग प्रोडक्शन, पीएमपी। यह सभी मानसिक और शारीरिक अनुभवों, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, से जीवन का अर्थ निकालने, उन्हें समझने और एक स्थायी उद्देश्य बनाने की क्षमता है। अब आप याद करो महात्मा बुद्ध को, उन्होंने 4 लोगों को देखा, एक वृद्ध को देखा, एक बीमार को देखा, एक मृत को देखा और एक बच्चे को देखा, और उनको दिमाग में एक वैराग्य जाग गया कि इस दुनिया में क्या है, नहीं समझ रहे हो, इस दुनिया में क्या है, मैं इसको जानूंगा, और वो निकल गए घर छोड़कर। तो यही चीज है इसमें, पारलौकिक जागरूकता यानी ट्रांसकेंडनल अवेयरनेस, टीए कहते हैं इसको। यह सामान्य चेतना की स्थिति में भी स्वयं से परे दूसरों और संपूर्ण भौतिक दुनिया में मौजूद पारलौकिक आयामों और संबंधों जैसे संपूर्णता और गैर भौतिकवाद को पहचानने की क्षमता है। देखो कई बार ऐसे होते हैं कि जो पारलौकिक आयाम है उसको हम पहचान नहीं पाते हैं। आज भी ये एक बहस का मुद्दा है कि आत्मा होती है कि नहीं होती है, और लोग इसको अलग अलग तरीके से अपने अपने विचारों से डिफाइन करते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी विचारधारा नहीं है जिसको 100% सही माना जा सके। तो ये पारलौकिक मुद्दे हैं। सचेत अवस्था का विस्तार, कॉन्शियस स्टेट एक्सपेंशन, CSE। अब ये क्या है, यह अपनी इच्छा के अनुसार चेतना की उच्च आध्यात्मिक अवस्थाओं जैसे ब्रह्मांडीय चेतना, ध्यान, प्रार्थना या गहन समाधि के दौरान एकता का अनुभव में प्रवेश करने और वहां से बाहर निकलने की क्षमता है। अब देखो भाई, यहाँ एक चीज ध्यान रखना, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का किसी धर्म से संबंधित नहीं है ये, कि मैं हिंदुइज्म की बात कर रहा हूँ या इस्लाम की बात कर रहा हूँ, क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूँ, बुद्धिज्म की बात कर रहा हूँ, जैनिज्म की बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। स्पिरिचुअलिटी एक अलग चीज है, रिलीजियस होना अलग है, स्पिरिचुअल होना अलग है। हाँ, रिलीजन या रिलीजियस होने से आगे की स्टेज है स्पिरिचुअलिटी। बिना रिलीजियस हुए जब आप इन पारलौकिक चीजों पे विश्वास ही नहीं करोगे, फिर आप आध्यात्मिक कैसे बनोगे, ये भी आपको ध्यान
रखना है। तो ये थी आपकी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता। आज की इस लेक्चर में हमने प्रशंसात्मक बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया है, और जितना कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया है उतना आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मैंने NCERT हो, RBSC हो, इग्नू हो, CBSE बुक हो, डिफरेंट यूनिवर्सिटी की बुक्स हो, या फिर किसी के रिसर्च पेपर हो, जहां जहां जो मिला सब कुछ इंक्लूड कर दिया है। और इस तरह से आपके बुद्धि वाले टॉपिक में 6 की 6 बुद्धियां हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।